7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे में एक बार फिर नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बाद अलौली, चौथम और बिलदौर प्रखंड के नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई है। खगड़िया में कोशी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ की आशंका ग्रामीणों में बनी हुई है। कुल मिलाकर 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ की आहट से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की माने तो बाढ़ के कारण खाने पीने से लेकर रहने तक की समस्या से गुजरना पड़ता है। वहीं इनके घर और खेत खलिहान सभी बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं। हर साल मानसून में इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से गंडक नदी 1.5 मीटर ऊपर है, लिहाजा गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही सहारा है। वहीं लोग सामान लेकर ऊंचे स्थलों पर जाने लगे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के 6 प्रखंडों में तटबंध के अंदर बसे करीब 28 गांव और टोलों में पानी फैल चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बांध के अंदर बसे गाँवों में अलर्ट किया है। माइकिंग कर लोगों को एहतियात के तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। गंडक नदी का पानी सदर प्रखंड के रामनगर में भी फैल चुका है। यहाँ इंटर कॉलेज समेत कई सरकारी स्कूलों का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, लिहाजा वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में अब तक सरकारी नाव का इंतजाम नहीं किया गया है, इसलिए लोग परेशान हैं और जिंदगी खतरे में डालकर पैदल पानी पार करने को मजबूर हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहा है। गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टड पर काफी कारगर साबित हो रहे हैं। गंडक की तेज धार भी जियो ट्यूब स्टड को टस से मस नहीं कर सका। बिहार में पहली बार प्रयोग के तौर पर गोपालगंज के पथरा में 5 स्टड बनाए गए हैं, जहां नदी के तेज दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। जियो ट्यूब स्टड की लागत भी काफी कम है और काम भी बेहतर है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने इस जियो ट्यूब स्टड का जायजा लिया और यूरोपियन तकनीक की काफी सराहना की। विभाग का कहना है कि ट्यूब स्टड गंडक नदी की तेज धार का सामना बखूबी कर रहा है और नदी को कटाव करने से रोक रहा है। दरअसल नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी फिर से अपने विकराल रूप में आ रही है, जिसे देखते हुए ही जल संसाधन विभाग ने ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए ट्यूब स्टड इस्तेमाल किए हैं, ताकि नदी के किनारे पर बसे क्षेत्रों को कम नुकसान पहुँचे। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड स्थित नया गांव में कटाव पीड़ित लोगों की गुहार के बाद जिला प्रशासन ने कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन गांव के लोग काम को नाकाफी बता रहे हैं। गंगा में पानी का स्तर बढ़ने के बाद गांव के लोगों में फिर से कटाव को लेकर डर सताने लगा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जल्द ही कटाव रोधी काम को पूरा कर समस्या के समाधान का दावा करते नजर आ रहे हैं। 4-5 दिनों से गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है और बेगूसराय जिले में कई ऐसी जगह हैं जो संवेदनशील हैं और कटाव प्रभावित हैं, लेकिन समय रहते स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने कटाव निरोधी कार्य नहीं किए, जिसके कारण परिस्थितियां डरावनी हो गई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि समय रहते कटाव निरोधी काम किया गया था, लेकिन जब गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुरू हुई तो कार्यस्थल से 100 मीटर की दूरी पर गंगा ने एक बार फिर कटाव करना शुरू कर दिया। पर विभाग अब भी युद्ध स्तर पर कटाव निरोधी कार्य कर रहा है और समय रहते कटाव पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। वहीं अगर कटाव की स्थिति बनी रही तो गुप्ता बांध पर खतरा बढ़ जाएगा। रामगढ़ में लगातार पानी की आस में बैठे किसानों के लिए 2 दिनों से राहत की खबर है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद किसान अपने अपने खेतों में धान की रोपनी में जुट गए हैं। धरती भी अब घानी श्रृंगार के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान अपनी रोपनी के काम में लगे हुए हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे रोपनी का काम बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जून मध्य से जुलाई अंत तक धान की रोपनी पहले पूरा कर लेते थे, लेकिन इस बार काफी लेट हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी भगवान उन पर मेहरबान रहेंगे, जिससे की धान की फसल बेहतर होगी। रोपनी के दौरान महिलाएं सदियों से निभाई जा रही परंपरा के मुताबिक नागपुरी गीत गाती दिखी, जिससे अलग ही माहौल दिखा। बताया जा रहा है कि महिलाएं रोपनी से पहले अच्छी फसल के लिए गीत गाती हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे हर पीढ़ी की महिलाएं निभाती हैं।
महिलाओं का ये भी कहना है कि इस तरह से गीत गाते हुए काम करने से समय का पता नहीं चलता है और काम भी जल्दी पूरा हो जाता है। लगभग 250 फीट ऊपर से कलकल की आवाज के साथ गिरता हुआ तुतला भवानी का झरना। मॉनसून में इस झरने की खूबसूरती और बढ़ जाती है। जैसे ही मॉनसून आता है और कैमूर पहाड़ी पर बारिश शुरू होती है, इस झरने का मुहाना खुल जाता है और इसके साथ ही शुरू होता है इस वाटरफॉल पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला। रोहतास के तिलौथू प्रखंड में रैरिया गांव के पास ये वाटरफॉल स्थित है, जो मानसून में पूरे 4 महीने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सावन भादों में इसकी गति तेज हो जाती है और इस झरने से निकलने वाले पानी नीचे जिस कुंड में जमा होता है, वहाँ लोग स्नान करते हैं। जमकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते इस प्राकृतिक झरने के पास तुतला भवानी का एक मंदिर है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। वन विभाग ने यहां तक पहुंचने के लिए पुल बनवाया है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। मधुबनी में पिछले 3 दिनों में रुक रुक कर लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुछ इलाकों में नाली निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सड़क निर्माण एजेंसियों की बेपरवाही के चलते गली मोहल्लों में इस कदर पानी भर गया है कि रहवासियों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें जयनगर प्रखंड के कमलावाड़ी इलाके की है। यहाँ के रहवासी पिछले कई दिनों से घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस गांव के पास से NH 227 की सड़क निकली है, जिससे गांव में जमा हुए पानी की निकासी का रास्ता बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि NH निर्माण के दौरान सड़क किनारे नाली का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन निर्माण एजेंसियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बारिश होते ही NH किनारे बसे गांव में पानी भर गया है। ऐसे में यहाँ के लोगों को जहां आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है, खासकर छोटे बच्चों और महिलाओं का घरों से निकलना दोपहर हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं पिछले कई दिनों से जल जमाव होने के चलते इलाके में कई तरह की बीमारियों के फैलने का भी डर सताने लगा है। जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते ये लोग मानो इन्हें अपनी जीवन की कोई परवाह ही नहीं है, और इन सब के बीच लापरवाह रेलवे प्रशासन। ये नजारा है बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ स्टेशन का, जहां यात्री नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पर आना जाना कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने ऊपरी पुल भी बनवाया है, पर लापरवाह लोग इस पुल का उपयोग नहीं करते हैं और रेलवे ट्रैक से ही आना जाना करते हैं। वहीं रेलवे पुलिस भी इस पूरे दृश्य को देखकर अनदेखा करती है। रेल पुलिस के कर्मियों के सामने ही लोग ट्रैक पार कर रहे हैं। अगर इसी बीच ट्रेन आ जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। पर रेलवे प्रशासन भी लोगों पर कड़ाई नहीं कर रहा है, जिससे लापरवाह लोग अपनी जान पर खेलकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए सरकार की ओर से चहक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए पढ़ाई लिखाई को आसान बनाने और कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रशिक्षण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की तैयारी के बारे में बता रहे हैं। ये वायरल वीडियो समस्तीपुर का बताया जा रहा है। देखिए कैसे प्रशिक्षक टीचर्स को बड़े ही मनोरंजक ढंग से पढ़ाने का तरीका सिखा रहे हैं, जिसमें शिक्षक आलू आलू करके बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षक का कहना है कि इस तरह से मनोरंजक ढंग से पढ़ाई कराने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और उन्हें विषय और टॉपिक याद रहता है। आइए सुनाते हैं प्रशिक्षण से कुछ अंश। आलू आलू दो, आलू आलू दो, चलो धान बो, चलो धान बो, चलो धान बो, चलो धान बो। लातेहार से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इस भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। सदर थाना क्षेत्र के सुकरी गांव की यह घटना है। इस मारपीट में 12 से अधिक लोगों की घायल होने की सूचना है। वहीं दोनों पक्ष के 24 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुकरी गांव के बारिदो मुहान और बहरटांड टोला के 2 पक्षों में जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार को एक पक्ष ने जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई शुरू कर दी,
जिसे दूसरा पक्ष रोकने लगा। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बात बढ़ती गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर लाठी डंडे के साथ पहुंच गए और बहस के बीच ही अचानक लाठियां बरसने लगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। दोनों तरफ से हुई लाठीबाजी में कई लोगों को घायल होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीवान में चलती गाड़ी अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना गुठनी थाना क्षेत्र के जतौर और किलरुआ गांव के पास की है, जहां अचानक ही बीच रोड पर बोलेरो में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी से आग की लपटें निकलने लगी। अगलगी की घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हालांकि ये गाड़ी किसकी थी और इसे कौन चला रहा था, इसका पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी धू धू कर चल रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस भी गाड़ी के मालिक का पता लगाने में जुट गई है। हालांकि गाड़ी में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस गाड़ी में आग लगने के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। देखने वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में ही सड़क है। ये नजारा है पूर्णिया नगर निगम की मुख्य सड़क गंगा दार्जिलिंग रोड का, जिसकी हालत जर्जर है। सड़क में दर्जनों गड्ढे हो चुके हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। बारिश के मौसम में गड्ढे का पता नहीं चल पाता और यही वजह है कि कई वाहन दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। 5 साल पहले करोड़ों की लागत से लाइन बाजार चौक से लेकर पॉलिटेक्निक चौक तक बने इस 4 लेन रोड में दर्जनों गड्ढे हैं। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कभी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कभी बाइक सवार गिर जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रोड पर जगह जगह बिजली का पोल रहने की वजह से आवागमन में भी परेशानी होती है। 5 साल पहले ही गंगा दार्जिलिंग रोड बनी थी, लेकिन आज तक बिजली का खंभा नहीं हटाया जा सका है। शेखपुरा के बंजर पहाड़ को हरा भरा बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जलवायु परिवर्तन योजना के तहत पहाड़ की ऊंचाई पर फलदार और अन्य प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं। क्षेत्र की पूरी आबादी पहाड़ की तलहटी में बसी हुई है। इसी वजह से यहाँ गर्मी के दिनों में बंजर पहाड़ के कारण काफी गर्मी बढ़ जाती है, जिससे निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने ये पहल की है। वहीं जिले के डीएम के निर्देश के बाद बंजर पहाड़ को हरा भरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद पहाड़ों पर गड्ढे खोदकर पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। इस काम में कई मजदूर लगे हुए हैं। दरअसल पेड़ पौधे पृथ्वी का श्रृंगार है। हरे पेड़ यहाँ वातावरण के लिए जरूरी है। वहीं ये पशु पक्षी को आश्रय भी देते हैं। साथ ही साथ जिस जगह पर पेड़ों की अधिकता होती है वहाँ गर्मी और उमस में भी कमी आती है। इसलिए ही जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर हरियाली लाने का प्रयास किया है। जहानाबाद में बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ ने कुम्हवा खेल मैदान राज्य स्तरीय आमंत्रण युगल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिले में पहली बार बॉल बैडमिंटन का आयोजन किया गया था। उद्घाटन से लेकर समापन तक दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पुरुष वर्ग में फाइनल वैशाली और बेगूसराय के बीच खेला गया, जिसमें वैशाली की टीम ने जीत हासिल की। वहीं महिला वर्ग के युगल स्पर्धा के फाइनल मैच में भी वैशाली और बेगूसराय का सामना हुआ। वैशाली की वंदना और कविता की जोड़ी ने कड़े मुकाबले में बेगूसराय की टीम को हराया। स्टेट लेवल का कोई टूर्नामेंट का आयोजन गाँव में बहुत कम होता है। वहीं इस आयोजन से गाँव की महिला टीम के खिलाड़ी भी खुश नजर आए। 2 दिन तक चले आयोजन में उद्घाटन से लेकर समापन तक कई राजनीतिक हस्तियां और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। गांव के लोगों का ये मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन गांव में होते रहना चाहिए। जब कहीं किसी सरकारी विद्यालय की बात आती है तो हमारी जहन में खंडहर नुमा टूटा फूटा जर्जर से विद्यालय की छवि सामने आ जाती है। लेकिन हम आपको रोहतास के एक ऐसे विद्यालय के बारे में बताते हैं जो सबसे अलग है।
इस स्कूल में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी विश्वविद्यालय या फिर किसी बड़े निजी विद्यालय के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। संस्कृत के शिक्षक नहीं होने के बावजूद यहाँ के बच्चे गीता, उपनिषद और वेदों का भी अध्ययन करते हैं। रोहतास के तिलौथू प्रखंड में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपने आप में खास है। इसका व्यापक और सुंदर कैंपस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कतारबद्ध सुंदर सुंदर पेड़ और क्यारियों में लगी फुलवारी इस विद्यालय को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही इस विद्यालय में 2 स्मार्ट क्लास हैं, जो सचमुच बच्चों को स्मार्ट बनाती है। यहाँ वेद, उपनिषद तथा गीता की भी पढ़ाई होती है। विद्यालय में सरकार द्वारा जब संस्कृत शिक्षक की बहाली नहीं की गई, फिर भी स्कूल प्रबंधन ने निजी स्तर पर विद्यालय में संस्कृत के लिए एक शिक्षक रखा है, जो बच्चों को वैदिक ज्ञान देते हैं। सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। वहीं मुंगेर के शाहकुंड मोड़ के पास पश्चिम बंगाल मां अघोरी काली कांवरिया ग्रुप ने 11 डमरू के साथ संध्या आरती की। 11 डमरू की डमर डमर से पूरा कच्ची कांवरिया वातावरण भोलेमय हो गया। भोले की डमरू की डमडमाहट सुनकर आसपास के लोग भी महाआरती में शामिल हुए। इस महाआरती को देखकर लोग आनंद विभोर हो गए। महाआरती में 11 डमरू बजाकर बाबा भोले की आरती करते हैं। डमरू 4 किलो का होता है। ये डमरू काशी विश्वनाथ से लाया गया है। वहीं संचालक का कहना है कि महाआरती में 11 डमरू बजाकर हम लोग बाबा भोलेनाथ की आरती करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। वहीं दूसरी ओर महाआरती के बाद संघ के कांवरियों ने अपने साथ ले चल रहे डीजे की धुन पर कच्ची कांवरिया पथ पर थिरक कर शमाही बांध दिया। वहीं दूसरे कांवरियों ने भी डीजे की धुन सुनकर खुद को नाचने से नहीं रोक पाए। देखिए कैसे शिव भक्त भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर नाच रहे हैं। गुमला जिले में अंधविश्वास का एक और नया मामला सामने आया है। ताजा मामला गुमला सदर अस्पताल का है, जहां घंटों आईसीयू में झाड़ फूक का ड्रामा चलता रहा और डॉक्टर तमाशबीन बने रहे। दरअसल सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सर्पदंश की भर्ती मरीज का इलाज झाड़ फूक के जरिए होता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक अंधविश्वास का ये ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय पत्नी अर्चना देवी को जहरीले सांप ने डस लिया था। परिजनों ने अर्चना को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया। लेकिन महिला के परिजन उसे जल्दी रिम्स ले जाने के बजाय ओझा बुलाकर झाड़ फूक कराने में जुट गए। ओझा भी मरीज की पीठ पर थाली को चिपकाकर जहरीले सांप का विष उतारने का ड्रामा करता रहा। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब गुमला सदर अस्पताल में इस तरह का तमाशा हुआ हो। 3 दिन पहले भी एक युवक को सर्पदंश के बाद अस्पताल लाया गया था और ओझा बुलाकर झाड़ फूक कराया गया था। अस्पताल परिसर में लगातार हो रहे इस तरह के मामलों पर अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। जमुई के सिकंदरा में एक लगनशील गरीब छात्र है जो एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग है, पर जज्बा और हौसला काफी बुलंद है। गौहर नगर गांव के 9वीं कक्षा का छात्र सूरज पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहता है। वो घर से 3 किलोमीटर या तो एक पैर से या फिर दोस्त के साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। छात्र के पिता की मौत हो चुकी है। मां का कहना है कि वो अपनी जिद के कारण पढ़ रहा है, पर उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। वहीं सूरज एक पैर के सहारे स्कूल जाते हुए 8वीं तक की पढ़ाई की है। सूरज 2 साल की उम्र में ही पोलियो के कारण अपना एक पैर और एक हाथ गंवा चुका है। इस दिव्यांग छात्र के पिता की 4 साल में मौत हो चुकी है। गरीब मां का कहना है कि सूरज आगे पढ़ना लिखना चाहता है, इसलिए वो सभी बाधाओं को पार कर स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ाई करता है। आगे पढ़ने की जिद में सूरज कभी भी हार नहीं मानता। वहीं मां दिव्यांग के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पटना के मसौड़ी प्रखंड में महादेवपुर गांव आज मछली उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल बन गया है। इस गांव में सबसे ज्यादा मछली के तालाब हैं और यहां के लोग मत्स्य क्रांति के अग्रदूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। महादेवपुर गांव का अधिकांश परिवार एक तालाब का मालिक है। इस गांव के लोगों ने तालाब खुदवाकर मत्स्य पालन कर एक मिसाल कायम की है। पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मत्स्य पालन करते हैं। गांव में 100 से ज्यादा तालाब हैं और इसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई, जब गांव के एक युवक ने मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदवाया। आज पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मत्स्य पालन करते हैं। मत्स्य पालन गांव के लोगों के लिए पूरी तरीके से आजीविका का साधन बन चुका है। गांव मत्स्य पालन पर पूरी तरह आश्रित है। लोगों का कहना है कि उनका गांव ऐसा इकलौता गांव है जहां पर इतने सारे तालाब हैं, जिससे यहाँ नई पीढ़ी को भी मत्स्य उत्पादन के गुण सिखाए जाते हैं, ताकि ये परंपरा कई पीढ़ियों तक चलती रहे। इस गांव से बड़े पैमाने पर मछलियां पूरे राज्य में सप्लाई की जाती है।
भाई बहन का प्रेम का प्रतीक राखी का त्योहार और इस त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस बार मधुबनी के प्रसिद्ध सिक्की आर्ट की चमक इस बार रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाइयों पर भी दिखेगी। कई गांवों में सिक्की आर्ट से जुड़ी महिलाएं राखियां तैयार कर रही हैं। ये राखियां इको फ्रेंडली होने के साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बन रही है। देश भर के बाजार में इन राखियों की अच्छी मांग है। ये राखियां इको फ्रेंडली होने के चलते पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बन रही है। खास बात यह है कि सिक्की घास वाली इस राखी को देश भर के बाजार से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलने लगे हैं, जिससे इन महिलाओं का हौसला भी बढ़ने लगा है। इस आर्ट के सहारे घरों में कुटीर उद्योग चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। गोड्डा के कन्भारा में नहर का काम किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। 4 पंचायतों में किसानों की खेती रुक गई है क्योंकि वे पटवन नहीं कर पा रहे हैं। सदर प्रखंड के कन्भारा, जमनी, घाट, पहाड़पुर और आसपास के लोगों को इसी नहर का सहारा रहता था, लेकिन ना तो बारिश अच्छी हुई और ना ही ये नहर का पानी मिल पा रहा है। आखिर में किसान जाएं तो कहां जाएं? ये नहर परियोजना पूरे जिले के अलग अलग प्रखंडों में सुंदर जलाशय से पानी लाभ पहुंचाने के मकसद से बनाया जा रहा था, जो पिछले 3 से 4 वर्षों से बन रहा है और अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्य प्रगति पर होने के कारण जो अच्छी छोटी नहरें थीं, उन्हें भी इस नहर को बनाने वाले ठेकेदार ने ब्लॉक कर दिया, जिससे परेशानी हो रही है और खेतों पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। नहर में पर्याप्त पानी है, पर मिट्टी ब्लॉक करने की वजह से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों का कहना है कि अगर मिट्टी हटा दी जाए तो सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती हो जाएगी।